प्रोग्राम रियासत में खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर, IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है और दिसंबर में पाकिस्तान को IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद $700 मिलियन की किस्त मिलने का इम्कान है, बल्कि तकरीबन ये मामला तय पा चुका है। इससे कितना फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान की मईशत में, पाकिस्तान के ख़ास तौर पर जो डॉलर बेकाबू हो चुका था चंद माह पहले, उसको कंट्रोल करने में कितनी मदद मिलेगी, पाकिस्तान के ऊपर जो बैरून मुल्क से सरमायाकार हैं, जो आलमी इदारे हैं, उनका कॉन्फिडेंस कितना बहाल होगा, ये एक इंतहाई अहम नुक्ता है। और ये बहुत ही मेहनत से हमारी मुआशी टीम ने तमाम तर वो अहदाफ हासिल किए या उन शराइत को पूरा किया जो IMF ने रखी थी। उसमें कुछ कड़ी शराइत भी थी जिसमें जिसका बोझ जो है वो पाकिस्तान में महसूस किया गया। लेकिन ये भी एक जो एक अच्छा इंडिकेटर है जो हमारे सामने आया कि जो महंगाई की शरह है वो कई फीसद गिर चुकी है और आइंदा चंद माह में IMF की अपनी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की शरह मजीद गिरेगी, कम होगी, महंगाई कम होगी। इसके साथ साथ जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया था, उसका आज एक अहम इजलास हुआ जिसमें ख़ास तौर पे जो निजकारी का जो अमल है उसको तेज़ करने की भी हिदायत की और जो इस वक्त अमल चल रहा है उस पर इत्मीनान का भी इजहार किया और कहा कि ख़ास तौर पे ऐसे पाकिस्तान के जो हुकूमत के इदारे हैं जो हुकूमत की तहवील में है इस वक्त और हुकूमत की ज़ेर निगरानी चलते हैं और जो मुसलसल नुकसान दे रहे हैं कौमी ख़जाने को, उनको किसी तरीके से या तो बहाल किया जाए, अगर मुमकिन नहीं है तो फिर उनकी निजकारी की तरफ जाया जाए। इसके साथ साथ आज वज़ीर ख़जाना साहिबा गुफ्तगू कर रही थी और उन्होंने भी ये बात की कि हुकूमत के जो इक़दामात उठाए हैं उनका जो समर है या उनका जो फल है और उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आइंदा चंद माह में नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली साहब ने भी आज एक अच्छी खबर सुनाई और कहा कि अगले 2 माह में जो $10 बिलियन की सऊदी अरब की सरमायाकारी है पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में, उसमें आइंदा 2 माह में बड़ी अहम पेशरफ मुतवक्को हैं। अगर ये सारी चीज़ें इकट्ठी होकर काम किया जाए, मिलें पाकिस्तान को और ये इंश्योर कर लें, इनको अचीव कर लें और इसके साथ साथ इंतखाबात के नतीजे में मुआशी सियासी इस्तेहकाम भी आ जाए, तो इसमें कुछ बईद नहीं है कि वो रफ्तार जो हम हासिल कर चुके थे और उस पर चलना शुरू कर दिया था वो एक बार फिर हम हासिल कर लेंगे और गुज़िश्ता चंद साल में जो मुश्किलात हमने देखी हैं बिलाखिर उससे हम निकल जाएंगे। गुफ्तगू करेंगे मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करें तनसीर साहब, वकील हैं, सीनियर वकील हैं, माहिर मुआशियात भी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपका। अमीन हाशवानी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मुआशियात हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। कुछ देर में डॉक्टर खाकान हसन नजीब और मेहताब हैदर भी हमारे साथ मौजूद होंगे। अमीन हाशवानी साहब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ ये स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो गया, इसके बाद मतलब कोई रुकावट नहीं है कि पाकिस्तान को जो वो किस्त है IMF से वो मिल जाएगी। थोड़ा सा बताइएगा कि अपने तजर्बे की रोशनी में कि जब इस किस्म का आप टारगेट एक अचीव करते हैं तो उससे ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एक तो हमने इमीडिएटली देखा कि डॉलर की कदर में कमी आई, $2 से ज़्यादा आज वो सस्ता हो गया। तो जिस तरीके से वज़ीर ख़जाना साहिबा ने हमें खुशखबरियाँ सुनाई हैं, आप समझते हैं कि ये मटीरियलाइज हो जाएंगी विद इन अ मंथ्स? देखिए, ये जो टारगेट हमने अचीव किया ये दिस इज एट अ ट्रिमेंडस कॉस्ट और सबसे बड़ी कॉस्ट है अवाम को इसकी कीमत अदा करनी पड़ी है। इन्फ्लेशन में, हाई इंटरेस्ट कॉस्ट में, हाई टैक्सेशन, हाई एनर्जी कॉस्ट में। तो ये अच्छी बात है, ये हुआ है और ये ज़रूरी था। लेकिन आगे चल के अगर इसको आपको अगर रखना है तो ये एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ये टेम्पररी है। अगर हम सर्टेन रिफॉर्म्स जो है वो अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो चांस है कि हम इसका लॉन्ग टर्म भी हम फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत ही डेलिकेट सिचुएशन है। बहुत अच्छी बात है कि हम एक ट्रिजेक्टरी पर आ गए फाइनली। और 2 चीजें होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, एक होती है कॉम्पिटेंसी। दोनों में केयरटेकर गवर्नमेंट को हम फिर भी आज भी हम तनकीद करते हैं कोई कोई चीजों में, लेकिन बाय एंड लार्ज हम ये कह सकते हैं जो जो डिफिकल्ट डिसीजन थी इन्होंने ली है गवर्नमेंट ने, नंबर 1। नंबर 2, पॉलिटिकल यानी मेरिट बेस पे इन्होंने डिसीजन ली है, ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट पे बट ऑल्सो प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन, हेल्थ, एजुकेशन, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉलिटिकल बेसिस पे ली जाती है, वहाँ करप्शन के एलिमेंट्स आते हैं। तो कहते कि गवर्नमेंट में बाय एंड लार्ज हमें इनको क्रेडिट देना चाहिए कि बाय एंड लार्ज करप्शन भी रिड्यूस हुई है, नंबर 1। नंबर 2,
जो एक्सपेंडिचर्स हो रहे वो मेरिट पे हो रहे, और जहां फिजूल खर्ची थी वो इन्होंने बिल्कुल फिस्कल जी। डिसिप्लिन लाया है। द बिगेस्ट चैलेंज विल बी कि इलेक्शन होते हैं नेक्स्ट, अगर कोई गवर्नमेंट आई जिन्होंने अगेन वही पॉलिटिकल बेसिस पे खर्च शुरू किए और करप्शन दोबारा ऊपर गई, तो ये समझे कि हम बैक टू स्क्वायर वन हम हो जाएंगे। अच्छा आशवानी साहब, एक सवाल है वो ये कि अभी आपने बताया कि पॉलिटिकल डिसीजन या पॉलिटिकल गवर्नमेंट को फैसला करना मुश्किल होता है, लेकिन एक रियलिटी भी है कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, हमारी मईशत मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, लेकिन इसके बावजूद हम कुछ ऐसे सेक्टर्स को सब्सिडीज दे रहे थे कि जहां पे रोका जा सकता था और वो बोझ हुकूमत बर्दाश्त कर रही थी। अब अगर ऐसी सूरत हाल हो किसी मईशत की, तो फिर क्या पॉलिटिकल फॉल आउट देखने चाहिए या एक इसी तरीके से फैसले करने चाहिए कि जैसे आजकल हम देख रहे हैं? जी जी, देखिए इसमें इवन आईएमएफ के प्रोग्राम में अगर आप देखें तो आपका जो सोशल सपोर्ट जो एक्सपेंडिचर है वो तो आईएमएफ भी कह रहे हैं, गवर्नमेंट भी, कि आप उनको आप बढ़ाएं। जो आपका वनरेबल सेक्टर है उसको तो आप और भी सपोर्ट दें, उनके खिलाफ नहीं, कोई दुश्मनी नहीं है गरीबों के खिलाफ, वो तो आप बढ़ाएं। इवन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर भी आप बढ़ाएं। इश्यू ये आ रहा है कि जैसे आपके जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, एनर्जी सेक्टर में चोरियां हो रही है, लाइन लॉसेस होते हैं, लोग बिल पे नहीं करते। जब इस केयरटेकर गवर्नमेंट जब डंडे घुमाए हैं तो रिजल्ट आने शुरू हो गए। स्मगलिंग धड़ाधड़ चल रही थी, ईरानियन डीजल वो उधर से उठा के कराची तक आ रहा है। सुपरमार्केट आप जाएं, स्मगलिंग गुड्स चल रही थी। अब ये आशियाना इधर जाएं तो स्मगलिंग, पूरे ये लॉन्स मिल रहे थे। तो ये कहाँ से आ रही है? कि हेलीकॉप्टर से तो नहीं आ रहा था ना, ये सारा स्मगल हो रहा था, टैक्स इवेजन था। तो अब केयरटेकर गवर्नमेंट ने विद द एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने स्ट्रिक्ट किया, तो सडनली सारे का सारी लीकेजेस हो गई है। लोकल जो गुड्स है उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई है, रेवेन्यूज गवर्नमेंट के बढ़ने शुरू हो गए क्योंकि स्मगलिंग कम हुई। ये तो इसमें तो रॉकेट साइंस नहीं है, और ये चीजें वो नहीं कि भाई आप गरीबों को कर रहे हैं, ये तो आपको करना है। प्लस बहुत सारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं खास तौर पर प्रोविंशियल लेवल पे, जिसमें आप पॉलिटिकल बेसिस पे आप करते हैं। जेन्युइन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो अच्छी चीज है इकोनॉमी के लिए, उसके लिए कोई मना नहीं कर रहा है। सोशल सेक्टर के लिए कोई, ये जो पॉलिटिक्स आ जाती है बरादरी है। जी जी बिल्कुल। तनसीर बुखारी साहब, इसमें मैं आपके से टैक्स के हवाले से, रिफॉर्म्स के हवाले से सवाल करूं जो आपका एक फोटे है, लेकिन सवाल ये है कि अभी जो बात हो रही थी सियासी हुकूमत के लिए ऐसे फैसले करना मुश्किल होते हैं, उसका एक पॉलिटिकल एक कैपिटल है और जाहिर बात है वो अवामी हुकूमत होती है। निगरान हुकूमत को शायद ये एडवांटेज है कि उनका कोई पॉलिटिकल स्टेक नहीं है, उन्होंने आगे इलेक्शन नहीं लड़ना, एक रियलिटी है जिसको मतलब एक्सेप्ट करना चाहिए और सब करते हैं। अब जो सूरत हाल है, अगर कोई भी सियासी हुकूमत बनती है किसी भी जमात की, तो आप समझते हैं उनमें ये रियलाइजेशन है कि अब पुरानी जो हिकमत अमली थी वो नहीं चलेगी, अब एक नए चेहरे और मतलब नए जहन के साथ, सोच के साथ आना पड़ेगा? थैंक यू शहजाद। 75 साल से तो हम यही हिस्ट्री देखते चले आ रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट अपना टेन्योर कंप्लीट, तो खैर बहुत कम ही मेरा ख्याल है माजी में हुए, जितने भी कंप्लीट किया, उसके बाद जब आपका इंटरम सेटअप आता है तो वो होशरबा किस्म की महंगाई की एक लहर दे के जाता है। अब ये अनफॉर्चुनेट है या फॉर्चुनेट है या विद प्लानिंग है कि मैं हुकूमत कर रहा हूँ, मैं हुकूमत छोड़ रहा हूँ अब, तो अब केयर टेकर तो बेनाम लोग हैं, वो चुने जाते हैं अपोजिशन और आपके गवर्नमेंट बेंचेस के मिल के, और उनके गले में हाथ डाल दिया जाता है कि जी हम तो बहुत अच्छा कर रहे थे, तो लिहाजा ये तो हमारी रीत चली आ रही है 75 साल से। मैंने वैसे ये फ़र्स्ट टाइम देखा है इस वक्त जो सिचुएशन है, ये केयर टेकर हुकूमत है। मैं तो इससे पीछे वाली जो 16 माह की हुकूमत थी उसको भी केयर टेकर ही कहता हूँ, वो भी बेसिकली केयर टेकर थे। उनकी मिस्टेक थी सियासी, उन्होंने वो सारा हार अपने गले में ले लिया आके 9 अप्रैल वाले दिन अदम एतमाद के। शायद 10 अप्रैल को इलेक्शन कराते तो सिनेरियो कुछ डिफरेंट होता। सही। हमारे मुल्क में मजलूमियत का फैक्टर और ये चीज़ें, जुल्म और जेल और ये चीज़ें कैश होती हैं, बॉटम लाइन पे पब्लिक इसको रिस्पॉन्ड करती है। अब जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, इसको मैं अप्रिशिएट इस लिहाज से करूँगा कि ये काफ़ी, जिसे कहते हैं, पॉइंट्स पे काम कर रहे हैं। अभी आप देखें IMF के साथ जो स्टाफ लेवल आपका स्टैंड बाई अरेंजमेंट हुआ, 700 मिलियन इज़ नथिंग। शहजाद, एक अलमिया है कि इतना बड़ा मुल्क, 24 करोड़ आबादी का मुल्क, 700 मिलियन का ये एक हुआ है, लेकिन क्या करें, हम घुटनों पे हैं इस वक्त, हम अपने पैरों पे तो खड़े नहीं हैं। जो सत्यानाश पिछले 4-6 सालों में हो चुका है
वो उसकी वजह से हम घुटनों पे खड़े हैं, तो घुटनों पे खड़े हो गए तो हम 700 500 600 मिलियन के लिए ये सारा करेंगे। अब देखना ये है कि आईएमएफ ने जो एग्रीमेंट किया है उसके अंदर उसने, देखें आईएमएफ कौन है, आईएमएफ दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं उनका एक ग्रुप है, वो कंसोलिडेटेड फंड अरेंज करता है और उसी में से वो लोन दे रहा होता है और रिकमेंड कर रहा होता है कि ये मुल्क इस काबिल है, इसको लोन दें, ये रिटर्न बैक करेगा। उन्होंने कुछ सॉफ्ट पॉइंट्स टच किए हैं। एक तो कॉस्ट रिड्यूसिंग एलिमेंट पे उन्होंने कहा फोकस करें। एनर्जी सेक्टर में आपकी बिजली की कीमतें बहुत ऊपर चली गई हैं, आपके आईपीपीज आपके लिए बहुत बड़ा एक बर्डन है, उसको कैसे एड्रेस करना है ये हुकूमत तो शॉर्ट वक्त में देखेगी, आने वाली हुकूमत के लिए चैलेंज है। एक जो पॉइंट हुआ इस थोड़े से सिनेरियो के अंदर, आप देखें आपका जो इन्फ्लेशन रेट था वो 36 को टच कर गया था, अभी जो सितंबर में था वो 31.4% पे था, अब वो 27 पॉइंट समथिंग पे आ चुका है। अच्छा, इट्स अ गुड साइन। अच्छा, ये गुड साइन क्या है, बड़ी सिंपल साइंस है। पेट्रोल आपका 9 से 10% ड्रॉप हुआ नीचे, आपका डॉलर तकरीबन 10-15 बल्कि 16% तक ड्रॉप हुआ, फिर उसके बाद ये आईएमएफ का आ गया, अभी आपका शायद डॉलर मज़ीद बेहतर हो। मैं इसलिए इस दौर को पॉजिटिव कह रहा हूँ कि ये कॉस्मेटिक काम नहीं कर रहा है। अगर जो रिलीफ पब्लिक को मिल सकता है ये कोशिश करके वो दे रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं वापस आपकी जानिब आता हूँ। डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गुफ्तगू कर रहे थे कि आईएमएफ के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, उससे पाकिस्तान की मईशत पे क्या असर पड़ेगा। हमने जो इकदाम उठाए हैं वो देर पा यकीनन साबित होने चाहिए। एक नुक्ता ये उठाया गया था कि निगरान हुकूमत तो सख्त फैसले कर सकती है, लेकिन मुंतखब हुकूमत जब आती है कुछ पोलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं, मजबूरियाँ होती हैं, वो शायद इतने सख्त फैसले नहीं कर सकते कि जिससे अवाम जो है उनकी राय अमाउंट के ख़िलाफ़ हो जाए। आप क्या समझते हैं कि ये जो हमने इकदाम उठाए हैं निगरान हुकूमत ने, जिसके असरात भी हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं, अब जो भी मुंतखब हुकूमत आएगी उनको इसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब पुरानी जो आपकी हिकमत अमली है या जो सियासी बुनियादों पर फैसले होते थे वो नहीं होंगे, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, एक तो आई थिंक ये थोड़ी सी सेटिस्फाइंग बात है सबके लिए कि पाकिस्तान का जो आईएमएफ का रिव्यू था वो स्मूथली हो गया, वो टाइमली आए। हमारे 30 सितंबर के अहदाफ फिस्कल के यानी कि मालियाती खसारों के, हमारे एनर्जी के, हमारे एक्सटर्नल सेक्टर के, जो हमारे नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स, बाकी जो टेक्निकल अशारिये थे और हमारा जो मॉनेटरी टारगेट्स थे, वो सब ऐसे थे कि हम कंफर्टेबली मूव कर गए विदाउट एनी जिसे कहते हैं कवाहत इसमें आई। ये निहायत ही ज़रूरी था। मैं अभी आपके रिजर्व्स की पोजीशन देख रहा था, वो 115 मिलियन डॉलर नीचे आए हैं पिछले हफ्ते में और 7.4 बिलियन डॉलर पे हैं। अब इंशाल्लाह ये रकूम पाकिस्तान आए और इसके साथ जुड़ी हुई बाकी रकूम, ताकि हम अपने रिजर्व्स को यहाँ से बिल्ड कर सकें और बड़ी कंफर्टेबली अपनी जो बाकी भी पेमेंट्स हैं उनको मीट कर सकें। एक्सटर्नल सेक्टर का चैलेंज जो है वो चैलेंज तो चलेगा, बट आईएमएफ की अम्ब्रेला जो है वो इंशाल्लाह इस चैलेंज को हमें अबूर करने में मदद करेगी। इसी के साथ साथ आपने ये देखा कि क्यों आपने एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस लिए। सो दो चीजें हो रही हैं इकोनॉमी में, एक आईएमएफ की एडजस्टमेंट्स चल रही हैं जो आपको थोड़ी सी मैक्रो स्टेबिलिटी दे रही हैं, और एक आपके साथ साथ ये चल रही हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं। मैक्रो स्टेबिलिटी के एक और जुज ये देखिए कि आपका फिस्कल का खसारा इस दफा सितंबर 30 का कम है, 0.9 है कंपेयर टू 1% लास्ट ईयर। आपका जो प्राइमरी है वो सरप्लस में है, जो पहले 3 माह का वो इस तरह कि आपने इतने एक्सपेंडिचर्स पे कमाते लगाई, उनको कट किया। सो सो यू हैव मूव्ड। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैव आल्सो हेल्प्ड यू। These both combined are what is creating stability. पाकिस्तान इस वक्त एक स्टेबिलिटी के फेज से गुजर रहा है। जितनी स्टेबिलिटी आएगी उतना ही ग्रोथ के लिए राह हमवार होगी आपकी। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम एस्टैब्लिशमेंट और केयरटेकर सेटअप में किए, जिसमें बहुत आसान है गिनवाना। स्मगलिंग पे काबू, होर्डिंग पे काबू, डी डॉलराइजेशन की। अच्छा, कुछ अरसे पहले तक डॉक्टर साहब मतलब कुछ ऐसे अनासर पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद थे जो मखलूत हुकूमत पीडीएम की थी, उस दौरान बातें करते थे कि जी पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, हुकूमत की पॉलिसियाँ ठीक नहीं हैं। कम से कम हम उस फेज से तो बहुत आसानी से निकल गए हैं ना, अब उसके बारे में तो बात करना ही फजूल है। ऐसा ही है कि शहजाद, अल्लाह के करम से, मेहनत से, आईएमएफ के साथ रहते हुए, अपने अहदाफ को पूरे करते हुए, अपने तीनों खसारों को, एनर्जी के खसारे को, एक्सटर्नल के खसारे को और मालियाती खसारे को संभालते हुए आप कंफर्टेबली ये कह सकते हैं कि इवन कुछ रकूम एक्सटर्नल नहीं भी आती
तो हमें जो जिस तरह का खतरा था उसमें से निकल गए हैं। रिजर्व्स 1.5 माह की सतह पर हैं, नीचे 3-4 बिलियन डॉलर पे चले गए थे। यहाँ से जैसे ही ये रकूम आएंगी और बढ़ जाएंगे, राइट। बट बिल्कुल ऐसी बात कंफर्टेबल है। वी शुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू नाउ गोइंग टू दी rating agencies to take us out of the real downgrades that we have had एक as we have stuck it out. जी, एक सवाल फिर अमीन आशवानी साहब के पास जाता हूँ। किसी भी हुकूमत का डॉक्टर साहब यकीनन ये फ़र्ज़ या उसका हदफ ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा आम आवाम को पहुँचाए, आवाम को वो खुशहाल करे। और ये मुश्किल फ़ैसलों का भी मकसद शायद यही होता है कि हम एक फ़ेज़ से गुजरें और उसके बाद जो है वो खुशहाली की लहर पूरे मुल्क में आए। अब आप ये जितने भी अहदाफ हम हासिल कर रहे हैं, मुश्किल फैसले कर रहे हैं, चाहे उसमें गैस या बिजली की कीमतें बढ़ाना भी है, इन द लॉन्गर रन अवाम को इसका फ़ायदा कैसे होगा? ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट कैसे आएगा? असल सवाल ये है जो अवाम पूछते भी और पूछना भी चाहते हैं। तो शहजाद आपने जबरदस्त बात की है। इसका एक तो जवाब ये है कि लेट्स से कि हम मैक्रो स्टेबलाइजेशन में ना जाते, रुपया उसी तरह बढ़ता रहता, तो क्या मैं ये आपको कह सकता कि हमने 50 रुपए इस वक्त कम की है तेल की कीमत, पेट्रोल की, ओवर द लास्ट 1 मंथ? अगर आपके रुपए को ये इस्तेकाम ना आता, अगर आपके लिए इनफ्लोज ना बनते, तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है वो इतनी बढ़ जाती, सप्लाई शॉर्टफॉल्स हो जाती आप जिस तरफ जा रहे थे। सो ये सोचिए कि वहां से कितनी रिकवरी हुई है। आपकी इन्फ्लेशन चूंकि 30 से ऊपर 31 पे थी सितंबर में, 27 पे है अक्टूबर में। ये कोई कंफर्ट नहीं है लोगों के लिए कि कीमतें जो है 27% ज्यादा है पिछले साल से, बट आने वाले माह में जो कीमतों के बढ़ने की शरह है उसमें खातिर खा कमी जो है वो आएगी। सबसे बढ़ के ये याद रखिए 93 लाख घरानों तक हम इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 450 अरब के करीब डिस्पर्स करेंगे। ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड स्टाइपेंड है, सो उनके पास जो पैसे लास्ट ईयर आए थे उसी कीमत में वो जो चीजें खरीद सकते हैं उतनी ही इन्फ्लेशन एडजस्टेड पैसे उनको इस दफा मिलेंगे। सो ये 10 मिलियन के करीब जो घराने हैं कफालत प्रोग्राम के अंदर हम उनकी मदद करेंगे। ये तीसरी चीज है। चौथी चीज आप इस तरह देखिए कि अब थोड़ी सी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो नेगेटिव चल रही थी उसने पिछले 3 माह में कंसिस्टेंटली बहुत ही माइनर ग्रोथ दिखाई है। आपकी तीनों क्रॉप्स जो हैं वीट, कॉटन और राइस अच्छी आ रही हैं। रूरल इकोनॉमी में पैसे आने चाहिए। ठीक, ये ठीक। बहुत अर्ली साइंस हैं ऑफ रिकवरी। इसी को डॉक्टर साहब ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया, इसी को लेके अमीन आशवानी साहब आपके पास के वीट, कॉटन और राइस की बात की, तो यानी कि हम जो फूड सिक्योरिटी की तरफ भी हम एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं इसमें, और हमारी एक्सपोर्ट भी बेहतर हो सकती हैं। गुज़श्ता 1 साल के मुकाबले में हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने, खासतौर पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने उस तरीके से परफॉर्म नहीं किया, लेकिन अब क्योंकि हमारी 5 मिलियन प्लस जो है वो कॉटन की बेल का इस वक्त रिजल्ट है और जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक एक नतीजा है, आपके ख्याल में ये कितने अरसे में जो है रिजल्ट इसके हमारे सामने आना शुरू होंगे? जो अगेन बेसिक बात हुई कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट कैसे होगा इसका? देखिए, अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर कॉटन क्रॉप बेहतर होता है तो इसमें बहुत सारी वेरिएबल फैक्टर्स आती है, लेकिन इसमें कोई IMF या इनका कोई लिंक नहीं है। समटाइम वेदर सही हो जाता है, पानी की अवेलेबिलिटी आ जाती है, आपकी यील्ड बेहतर हो जाती है, आपका क्रॉप सही हो जाता है। समटाइम होता है पेस्ट अटैक लग गया, फ्लड्स आ गए, आपका क्रॉप डैमेज होता है। तो लेकिन इसमें लॉन्ग टर्म का इफेक्ट ये है कि आपने रिफॉर्म्स करने। मैं बार बार कहूँगा कि ये जो करंटली जो आपको सिर्फ एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मिली, आपको सांस उठाने का आपको मौका मिल रहा है। अगर आप जो काम है आप सही करेंगे, आपको लॉन्ग टर्म में अवाम को भी बेनिफिट होगा, मुल्क भी प्रोग्रेस करेगा। लेकिन अगर इस ट्रैक से अगर आप हट जाएंगे तो अगेन आप वो रिवर्स में जाएंगे। और ये आप जो कह रहे हैं ना, हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें अपनी 5 मिस्टेक्स से सीखना है, और मैं अभी भी समझता हूँ हमने नहीं सीखा है। क्यों जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स होती है उनके जो नारेबाजियाँ होती है उसमें कोई इतना, लास्ट गवर्नमेंट में भी जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो लास्ट मिनट तक IMF की डील नहीं हो रही थी और लास्ट मिनट पे जाके हुई है। बाल बाल हम बचे हैं, फिर भी कह रहे थे मेरे पास बैक पॉकेट में प्लान बी है। कोई प्लान बी नहीं था, राइट? और हम खुद कर लेंगे। ये हमें एक फिस्कल डिसिप्लिन लाना है, और हमारे जो बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स है उस पर हमें चलना है। हमें कोई होशियारी ज्यादा नहीं करनी है, हमें कोई अपनी कोई ज्यादा वो नहीं करना है कि हम सब जानते नहीं। तो इसके लिए हमें फिस्कल डिसिप्लिन करना जरूरी है।
स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बी इट एनर्जी सेक्टर के, प्राइवेटाइजेशन के, टैक्स के, स्मगलिंग हो गई, डॉक्यूमेंटेशन हो गई, इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, ये हमें कंटिन्यू करना है। Very right. अभी तो हम इस पे शुरुआत कर रहे हैं, राइट। तो आप जो कह रहे थे ना गरीबों को कैसा फायदा मिलेगा, अगर ये रिफॉर्म्स आप करते जाएंगे ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कम होगा, ऑटोमेटिकली आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको जॉब्स आएंगे, गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस आएगी। तो लाइक आई सेड कि सोशल एक्सपेंडिचर्स में आईएमएफ भी कहता है कि आप गरीबों को हेल्प करें, तो जैसा आपको मिलेगा तो आप कर सकते हैं। तो लेकिन अगेन मैं बार बार कहती ये जो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने मेरिट पे डिसीजन ली और बिल्कुल नेक्स्ट ठीक सर, गवर्नमेंट बिल्कुल आएगी, हमें बहुत जरूरी है कि फोकस करना है कि मेरिट पे रहे, और ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और पॉलिटिकल के बेसिस पे और करप्शन, इसको हमें खत्म करना है। नहीं करेंगे ये तो नुकसान again होगा। हमारा रिवर्स गियर लगेगा। बिल्कुल ठीक। मेहताब हैदर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। नाजरीन, तज्जियाकार हैं, इकोनॉमी पर लिखते हैं। बहुत बहुत खराब हैदर साहब। अभी इन्फ्लेशन की बात हो रही थी और जो हमने फिस्कल डिसिप्लिन के लिए स्टेप्स उठाए हैं या आगे उठाने, उसकी बात हो रही थी। हमने ऑल टाइम हाई इन्फ्लेशन देख ली है रिसेंट ईयर्स में या मंथ्स में। अब ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड है, ये आप समझते हैं कि थोड़ा सा वो है कि एक सही ट्रेजेक्ट्री में जाएगा, कुछ आगे तक चलेगा, या अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे इसमें? जी देखें, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन है, ये ऑन एवरेज तो डिक्लाइन का शिकार है, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइसेस ऐसी हैं जो कि बढ़ेंगी, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस है, गैस की प्राइस है, ये तो ऑफ कोर्स इसके अंदर इजाफा होगा। चूँकि अगर आप आईएमएफ की प्रेस रिलीज़ को भी देखें तो वो प्रेस रिलीज़ बड़ी क्लियरली बता रही है कि जो सर्कुलर डेट है वो 4% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 4000 अरब रुपए से ज़्यादा का सर्कुलर डेट है एनर्जी सेक्टर का। तो बुनियादी तौर पे एक तो ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर हम डिमांड को थोड़ा सा कंप्रेस करें, सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट्स को बेहतर करें, फिस्कल जो एक्सपेंशन है उसको ज़रा कम करें। लेकिन इसमें कैच है ना, अगर आप डिमांड को सप्रेस करेंगे तो फिर जो हम कहते हैं कि जी हमारी इकोनॉमी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी, वो कैसे करेगी? देखें, यही आईएमएफ के प्रोग्राम का मतलब ही ये है कि आप इकोनॉमी आईसीयू के अंदर है, मरीज़ की हालत ठीक नहीं है, उसको स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करने का तरीका क्या है? स्टेबलाइज करने का तरीका ये है कि आप डिमांड को फॉर टाइम बीइंग कंप्रेस करें ताकि स्टेबलाइज हो जाए। जब स्टेबलाइज हो जाए तो फिर आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर वो ये है कि ग्लोबली इन्फ्लेशन का क्या ट्रेंड रहेगा। आपको पता है कि हम ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं, कमोडिटीज़ भी काफ़ी सारी हमारी इंपोर्टेड बिल है। तो अगर ग्लोबली इंटरेस्ट रेट, अपना इन्फ्लेशन रेट कम होता है तो उसके असरात जो है वो पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली आएंगे। तो ये दो चीज़ें, और तीसरी चीज़ गवर्नेंस को बेहतर करना है, एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर करना है। जब तक ये दो चीज़ें भी नहीं होंगी तब तक भी ये जो इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी है लो की, इसमें कामयाबी नहीं हो सकेगी। बिल्कुल ठीक। तनसीर बुखारी साहब, जरा गवर्नेंस और ख़ास तौर पे जो इसके सिलसिले में कवानीन हैं या उनमें क्या बेहतरी आनी है, इसमें मैं आपसे सवाल करता हूँ, लेकिन वक्फे के बाद। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत पे। तनसीर बुखारी साहब, मेहताब हैदर साहब, अमीन हाशवानी साहब और डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तनसीर बुखारी साहब, फिस्कल डिसिप्लिन की बात हो रही थी। बहुत सारे ममालिक में हमने देखा है कि वो बहुत सी चीज़ों पर कैप लगा देते हैं, कवानीन के ज़रिए उन्हें कंट्रोल कर लेते हैं। हम एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेते हैं, एक हुकूमत ने लिया, निगरान हुकूमत ने फैसला कर लिया, अगली हुकूमत आएगी तो कोई बॉन्डिंग नहीं होगा कि उन्होंने भी उसी तरीके से चलना है। आपके ख्याल में क्या ये लेजिस्लेशन के ज़रिए इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, या ऑलरेडी हमारे पास कोई ऐसे कवानीन मौजूद हैं? शहजाद, आपने गवर्नेंस की बात की, मैं इस पे कमेंट करने से पहले एक चीज़ आपसे शेयर करता चलूँ। हमारा हमसाया मुल्क है हिंदुस्तान, ठीक है।
उसमें इस वक्त बीजेपी की हुकूमत है और तकरीबन 10वां साल उसका शायद जा रहा है प्राइम मिनिस्टर का, एक ही पार्टी का। आप अगर थोड़ा रिकॉल करें कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब लंदन से रवाना होने लगे तो बड़ा उन्होंने दुख का इजहार किया कि कभी हम इंडिया के साथ अपना कंपटीशन डिक्लेयर करते थे कि हम यहाँ है, इंडिया वहाँ है। पॉपुलेशन का एक है डाइवर्जन, वो रहेगा कि वो 1.5 बिलियन है, हम 25 करोड़ हैं या 24 करोड़ हैं। मसला सिर्फ ये है सर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी। ठीक, ये जब तक एड्रेस नहीं होगी, आप एक चीज़ पे गौर कीजिएगा कि पिछले 20 साल में, बल्कि 20 भी नहीं शायद 25 साल में, हम अपने जिसे कहते हैं डिक्लाइन की तरफ चल रहे हैं मुसलसल। हमारे एयरक्राफ्ट का जो रुख है वो ज़मीन की तरफ है। ओके, खुदा करे कि ये किसी जगह से भी टेक ऑफ कर जाए। ठीक, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आपने जो स्टार्ट में अभी का बात की कि गवर्नेंस की बात है। गवर्नेंस क्या है? पॉलिटिकल गवर्नेंस भी है, करप्शन को भी रोकना है। आपकी अनसर्टेनिटी जो है वो सबसे बड़ी गवर्नेंस एरर है कि अगर एक हुकूमत स्टार्ट लेती है और वो उसकी ब्रेक आती है, जो भी वजूहात हैं, यानी इन चीज़ों को कम अज़ कम साहिब अरबाब इख्तियार को देखना अब पड़ेगा। मेरे सवाल पे भी आ जाइए। कैप्स पे आप आ जाएं। आप जो कह रहे हैं फिस्कल कैप्स क्या हैं? आपकी इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी है। आपने अभी हाशवानी साहब ने जिक्र किया या नजीब साहब ने जिक्र किया, 450 अरब रुपए हम 9.3 मिलियन फैमिलीज़ को दे रहे हैं। ठीक है, अब ये वो चीज़ें हैं कि अब इनको रोकते हैं तो आपका वोट बैंक लूज होता है, जिसका नाम पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट था। या सोशल सेफ्टी प्रोग्राम्स तो हर जगह होते हैं, और हर ये जगह- वल्नरेबल जो आपकी पॉपुलेशन है उसके लिए हमने ये वो प्रोग्राम उसके लिए किए जाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि हम लोगों की आमदन को बढ़ा लें, हम लोगों की आमदन को बढ़ा लें, ना कि अखराजात को कट करने पे लगे रहें। तो जब अब IMF ने अपने स्टैंड बाय जो अरेंजमेंट प्रोग्राम है उसमें क्लियर कहा कि आप डेवलपमेंट पे भी जाएं, आप डॉलर को भी देख लें, आप इन सब चीज़ों को एड्रेस करेंगे तो आप एक ट्रैक पे आ जाएंगे। और उस ट्रैक पे आने के लिए आपको चाहिए सर्टेनिटी, बिल्कुल सही, यकीनी सूरत हाल। ठीक, ठीक। और ये इलेक्शन की जो बईद आई है सामने, ये शायद इंशाल्लाह गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा कर इसमें पाए। दो पॉइंट हैं। एक तो ये कि अपने अखराजात कम कर लें, तरक्याती प्रोग्राम को बिल्कुल सुकड़ दें कि बिल्कुल वो महदूद होकर रह जाए ताकि आपके उसमें कोई और प्रॉब्लम ना आए। लेकिन एक आर्गूमेंट ये भी है कि आप गवर्नमेंट जो है पब्लिक फंडिंग के जरिए आप व्हील ऑफ इकोनॉमी को चलाना शुरू करें, और उसमें ऑब्वियसली कि आपने उसमें फिस्कल मैनेजमेंट भी करनी है। कौन सी बेहतर अप्रोच है आपके ख्याल में? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस टाइम जिस कंडीशन के अंदर हम IMF के प्रोग्राम के अंदर है, इस IMF के प्रोग्राम के अंदर बेसिकली जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि आपने रेवेन्यूज़ तो बढ़ाने हैं, लेकिन अपने जो एक्सपेंडिचर साइड है उसकी भी बेहतर मैनेजमेंट करनी है। मैं अभी आपको एक मिसाल देता हूँ। अभी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अगर आप उसका जायज़ा लें तो यानी जो थ्रो फॉरवर्ड है, थ्रो फॉरवर्ड से मुराद ये है कि जो टोटल कॉस्ट है उन तमाम प्रोजेक्ट्स की जो PSDP के अंदर मौजूद है, तो कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो अगले 50 साल में मुकम्मल नहीं होंगे। तो ये जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स है, एक तो देखें 80th अमेंडमेंट और NFC के बाद ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम ये तय करें कि जो सूबाई नोयत के प्रोजेक्ट्स हैं वो सूबों को खुद करने चाहिए। ठीक, और पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि 3rd ईयर ऑफ द गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं है। ये लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम लाने की अशद ज़रूरत है। मतलब आसान लफ्जों में कि जैसे वफाकी हुकूमत कराची पैकेज दे देती है, बलूचिस्तान पे करती है, वो सिलसिला खत्म होना चाहिए आप कहते हैं? बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। आप ऐसे नेशनल नोयत के प्रोजेक्ट्स करें, और वो प्रोजेक्ट्स करें जिनकी कॉस्ट आप PSDP के अगले 3 से 5 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। इस पे मैं आपको एक और बात बता दूं, IMF की एक टेक्निकल असिस्टेंस आई है, और लग ये रहा है कि ये इस प्रोग्राम में, चूँकि आपको ये भी मैं खबर दे सकता हूँ कि हमने आइंदा भी IMF के प्रोग्राम में जाना है, और आज फाइनेंस मिनिस्टर ने भी क्लियरली कहा है कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा ऑप्शन नहीं है कि हम अगले भी IMF के एक शॉर्ट मीडियम टर्म प्रोग्राम के अंदर जाएं, जो कि पॉसिबली एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी होगा, जो 3 साल पे मुश्तमिल होगा। तो उसके अंदर ये जो टेक्निकल IMF का था असिस्टेंस, ये एक बेंचमार्क में और परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में कन्वर्ट हो सकती है, सही, जिसके तहत हमें अपना जो तरक्याती प्रोग्राम है वो 3 से 5 साल का लाना पड़ेगा। उसके अंदर काफ़ी सारी और चेंजेस भी आएंगी। राइट, राइट। तो बुनियादी तौर पे ये जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, वो एक्सपेंडिचर जो सूबे कर सकते हैं, उनके पास NFC के तहत और 80th अमेंडमेंट के तहत वो सब्जेक्ट्स डिवॉल्व भी हो चुके हैं। अब ये ज़रूरत नहीं है कि वो
मरकज की तरफ हर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए देखते बिल्कुल हैं। ठीक। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इसी बात को अगर आगे लेके बढ़ूं, जो मेहताब हैदर साहब बात कर रहे थे कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा के मुताबिक एक एक्सटेंडेड मीडियम टर्म IMF प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा, तो अगले 3 साल तक अगर मिसाल के तौर पे ये इसी तरीके से ये काम हो जैसे बात की जा रही है, तो फिर जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी वो भी एक डिसिप्लिन के तहत रह के काम करेगी। ठीक है, IMF को बहुत लोग बुरा भला कहते हैं, उनकी वजह से आम आदमी है कि ये उसके परसेप्शन है कि महंगाई बढ़ जाती है, लेकिन वो जिस डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं और अच्छी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी तो इंश्योर हो जाती है। डॉक्टर साहब। So Shahzad, IMF is a necessary condition for you, but not a sufficient condition for Pakistan's prosperity. I think that's how I look at this scenario. अभी जो current program है, ये तो आपको बहुत macro stabilization देता है. Macro stabilization क्या है? So that ये भी जरा clear हो जाए कि what do I actually mean by that? इसका मतलब 3 चीजें हैं. आपके current account को financeable बनाता है, वो बना रहा है. $6.5 अरब पहले सोचा, वो नीचे और आ जाएगा और वो फाइनेंसिबल है बिकॉज फाइनेंसेस उसके लाए जा रहे हैं. इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश की जाती है, दैट्स मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन. और तीसरा ये है कि एडिक्वेट लेवल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है उनको बिल्ड किया जाता है. दिस प्रोग्राम इज अबाउट दीज 3 थिंग्स. असल बात तो ये है कि आपका जो मसला है जो लॉन्ग टर्म का है, which keeps you in a low growth trajectory of 3 to 4%, because जैसे ही आप उसको क्रॉस करते हैं तो आपका एक करंट अकाउंट का खसारा खड़ा होता है और आप IMF के पास चले जाते हैं. वो है आपका मसला स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज ऑफ योर एनर्जी सेक्टर एंड स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसीज ऑफ योर प्रोडक्टिविटी इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड द एग्रीकल्चर सेक्टर. सो अब अगला प्रोग्राम, इफ द न्यू गवर्नमेंट चूजेस टू टेक इट, और एक जेनेरिक राय इस वक्त जो समझदार लोग हैं उनकी ऑफ कोर्स यही है कि ले लेना चाहिए और प्रोग्राम में चले जाना चाहिए 3 साल के. बट वो रिस्ट्रिक्टिव भी बहुत होता है, इसमें कोई शक नहीं है. रिस्ट्रिक्टिव इसलिए नहीं होता कि वो आपको रिस्ट्रिक्ट करता है बाकी काम करने से, वो रिस्ट्रिक्टिव इसलिए होता है कि आपका पॉलिटिकल कैपिटल इतना खर्च हो जाता है स्टेबलाइजेशन के मेजर्स लेने के लिए कि आपके पास जो असल काम है वो करने की गुंजाइश जो है वो समटाइम्स कम हो जाती है. बट हैविंग सेड दैट, तो इस वक्त ज़र मुबादला के ज़खायर हैं जो एक्सटर्नल नीड्स हैं, उसमें या तो हम बहुत खुद समझदार हो जाएं, डेट रीप्रोफाइलिंग शुरू कर दें, SOEs को बेचना शुरू कर दें, पैसे बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आना शुरू हो जाएं, SIFC के थ्रू बहुत सा काम शुरू हो जाए, तो एकदम सिनेरियो बदल सकता है. बट गिवन कि जिस तरह चल रही हैं चीजें, अभी भी देखिए ना, आपने ये तो नहीं तय किया कि आप रिटेल और होलसेल पे टैक्स लगाएंगे. मैं आज भी अथॉरिटीज का पॉइंट ऑफ व्यू देख रहा था, वो यही है कि अभी इस पे फैसला नहीं हुआ. आपने ये भी नहीं तय किया कि आप एक्सपेंडिचर, पेंशन वगैरह का बहुत ड्रास्टिक रिफॉर्म करने जा रहे हैं. मेहताब अभी जिक्र कर रहे थे, आप PSDP का ड्रास्टिक रिफॉर्म करने जा रहे हैं. अगेन देखें, ये रिसर्च तो खुद कर लेना. अब IMF को बुलाने की जरूरत है ये बताने के लिए कि 1700 में से कौन से प्रोजेक्ट नहीं करने जो लॉन्ग टर्म के हैं. ये तो काम यार खुद कर लेना चाहिए ना. हम तब ठीक होंगे स्ट्रक्चरली शहजाद जब लोकल डॉक्टर्स को डिप्लॉय करेंगे लोकल सर्जरी करने के लिए. एंड आई थिंक नेक्स्ट 5 years आर इंशाल्लाह दोस 5 years. अभी मैक्रो स्टेबलाइजेशन and then a surgery and growth of Pakistan economy along with IMF on board. I think that's how I see it. बिल्कुल ठीक। हाशवानी साहब, अब हुकूमत का काम अगर हम देखें, फ्री मार्केट इकोनॉमीज जिन ममालिक में हैं और सक्सेसफुली वो चल रही हैं, काम कर रही हैं, कि फैसिलिटेट करना है और टैक्स की जो रकम वसूल होगी उससे निज़ाम हुकूमत चलाना है या लोगों को रिलीफ देना है या तरक्याती काम करने हैं. लेकिन इसमें अगर हुकूमत कारोबार करे, जैसे अभी SOE इसका जिक्र किया, तो फिर प्रॉब्लम आती है. आपके ख्याल में कि पाकिस्तान किस फिलॉसफी पे आगे ठीक तरीके से चल सकता है? कि हमने हुकूमत ने कारोबार भी करके देख लिया, रेगुलेशन भी लेके आए, फ्री मार्केट इकोनॉमी का मॉडल भी अडॉप्ट करने की कोशिश की, लेकिन वंस एंड फॉर ऑल एक तय करके आगे बढ़ना चाहिए हमें, और वो कौन सा आपके ख्याल में बेस्ट मॉडल होगा हमें जो सूट करेगा? देखिए, इसमें मॉडल्स अवेलेबल है. हम एक फ्यूजन मॉडल भी ले सकते हैं. ये रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान चीज है. इसमें कोई इकोनॉमिस्ट की भी जरूरत नहीं है. हम अपना घर सही कर ले, जैसा अभी बार बार हम बात कर रहे हैं, रिफॉर्म सही कर दे. बाबा चोरी चकारी बंद करे, स्मगलिंग बंद कर. मैं आपको प्लेन अल्फाज में कह रहा हूँ, राइट. टैक्स देना, लोग लैंड क्रूजर लेके जा रहे हैं जो साले टैक्स में रजिस्टर ही नहीं है, राइट. इनको तो आप पकड़े. हम इतने टाइम से सुन रहे हैं कि भी हमारे पास इतने मिलियन लोगों की लिस्ट है जो बाहर जाते इधर जो टैक्स नहीं देते. आपके ये जो DHA चले जाए, गुलबर्ग चले जाए, कपड़े मार्केट में चले जाए, वहाँ अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है जो कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है. इसके लिए आपको कोई IMF की जरूरत नहीं. आपको एक बिल चाहिए
जो हमारे पर नहीं है। हम लायक ही है इस वक्त तक आईएमएफ के लिए, क्योंकि हम खुद अपना घर सही नहीं कर सकते थे, आईएमएफ का डंडा आया तो उसमें हम सही कर रहे हैं। आगे जैसा कहा गया कि सिर्फ आईएमएफ सब कुछ नहीं है, हमें और बहुत सारी चीजें जो हमें खुद करनी है। अगेन आई एम सेइंग कि आप अपने मिस्टेक ठीक है, आप एक करप्शन कम करें, मेरिट पे जो आप डॉक्टर्स की जो बात करें ना, सर्जरी, आप डॉक्टर अगर आप सिफारिशी रखेंगे और इनकॉम्पिटेंट डॉक्टर रखेंगे तो आपकी सर्जरी हो ही नहीं सकेगी, राइट? अगर आप अच्छा हाशवानी साहब, यहाँ पे एक नुक्ता है, वो ये कि एक तो ये है कि हुकूमती इदारे ख़ुसूसन FBI वो डंडा लेके पीछे पड़ जाए कि जी जो लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं उनको ज़बरदस्ती बात की जाए, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इसमें स्ट्रिक्ट जो है वो मॉनिटरिंग सिस्टम आ जाए। मतलब वो काम कर सकता है, इट कैन वर्क जैसे आप बात कर रहे हैं, लेकिन उससे बेहतर नहीं है कि ये लोगों के अंदर जिनका तरफ आप इशारा कर रहे हैं उनमें ये रियलाइजेशन हो कि ये उनकी एक नेशनल ऑब्लिगेशन है, ड्यूटी है कि उन्होंने अपने हिस्से का टैक्स अदा करना है। देखिए, मैं आपको बता, दुनिया भर में टैक्स कोई भी अपने दिल से नहीं देता है, डंडा पड़ता है, रूल ऑफ लॉ होता है, इंस्टीट्यूशन की वो होता है तो उसमें चलता है। अब गाड़ी है, आप इधर मिनी बस ड्राइवर कराची में चलाता है और दुबई में जाके वो टैक्सी चलाता है, तो क्योंकि सिस्टम उधर अलग है, हमें सिस्टम सही करना है, ऑटोमेटिकली लोग देंगे। ये बॉटम लाइन ये। एंड इसमें आपको पूरा इकोसिस्टम, आपको हेल्थ सही करना है, एजुकेशन सही करना है, मेरिटोक्रेसी लाना है, गवर्नेंस सही करनी है, ये सारी आपको 10 चीजें एक साथ आपको करनी पड़ेगी ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स, तब जाके आपको कुछ आपको फर्क पड़ेगा। लेकिन ये हम कर सकते हैं। मेरी अफसोस की बात ये है कि हम ये कर सकते हैं और हमने नहीं किया है। पास से अगर हम नहीं सीखेंगे, वही नारेबाजी में रहेंगे, हम इमोशनल रहेंगे, तो हम नहीं कर सके। मेरिटोक्रेसी, करप्शन, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ये आपको लाना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे हम उधर ही हम रहेंगे। तंसीर बुखारी साहब, ये सिस्टम्स की बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही उन्होंने पॉइंट आउट किया कि अरबों रुपए के कारोबार होते हैं, पर्चियों पे होते हैं, जिसका कोई पता नहीं कि पैसा कहाँ से आया, कहाँ पे गया। क्या तो ये ऐसा सिस्टम डेवलप कर दें कि कोई भी काम जो है वो कैश में नहीं होगा, इतनी बड़ी अमाउंट का, वो थ्रू बैंक ट्रांजैक्शन होगा या किसी चैनल के जरिए होगा लीगल। तो ये सिस्टम डेवलप करना कोई मुश्किल काम है या इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल काम है? इस पर कोई रेजिस्टेंस आती है, क्या होता है? कतन मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन करके चलाना है। ज़्यादा पीछे ना जाइएगा, 2012 में पीपल्स पार्टी की गालिबन हुकूमत थी। ये तो तयशुदा है कि मुल्क सियासतदान फ्रंट पेज पे होते हैं, ब्यूरोक्रेसी आपका मुल्क चलाती है। उस ब्यूरोक्रेसी का नाम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रख लें, FBR रख लें, जो मर्जी नाम रख लें, ब्रेन वही होते हैं जो आपके ग्रेड 17 के रिक्रूट होके अफसर आते हैं, लायक तरीन ब्रेन होते हैं। 2012 में शहजाद एक फाइलर का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसको बूम दिया 2013 में आने वाली शायद नवाज नून लीग की गवर्नमेंट थी, उन्होंने ना हड़तालें हुई, ना कोई तमाशे लगे, ना कुछ हुआ। आप आज डाटा FBR के किसी ऑफिशियल को ऑनलाइन ले लें, उन्हें पूछें कि आपको टैक्स पेयर कितने मिले हैं, पोटेंशियल टैक्स पेयर मिले हैं। कैसे? शहजाद रज़ा ने लैंड क्रूज़र ख़रीद ली, आपको लैंड क्रूज़र ख़रीदते हुए, वो बड़ी जीप लेते हुए 10 लाख रुपए का टैक्स हिट हो गया एक्साइज ऑफिस में। अब वो पहले माजी में क्या होता था, वो कागज़ों के पलंदे पड़े रहते थे, करप्शन की नज़र हो जाते थे। ऑटोमेशन 15 साल 12 साल से FBR की चल रही थी, तो FBR के सिस्टम में ब्लिंक हो गया कि जनाब शहजाद रज़ा ने एक गाड़ी ली है, उस पर 10 लाख टैक्स कट गया। आपसे उन्होंने क्वेश्चन करने के, भाई ये 2 करोड़ की गाड़ी है, बताएं कहाँ से आया। ये जो रिफॉर्म्स हुई, इस तरह की रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड हैं। मैं एक चीज़ का मुखालिफ हूँ, रिटेल सेक्टर में टैक्स चोरी बहुत है, इससे इनकार नहीं है। आड़ती का निज़ाम, शबर जैदी साहब आए, हमारे इधर बड़े बड़े लोगों ने अपनी वो आजमाई ताकत और सारी और फोर्सफुली वो किया। मैंने उन्हें बड़ी दफ़ा कहा था कि आप ये महंगाई आज कुछ अगर 50% आज हुई है ना, तो 50% आपकी 2018 से 22 के दरमियान हुई है। वो वजह क्या थी कि रिटेल सेक्टर को एकदम से क्रंच में लेके आ गए। टैक्स तो मिला नहीं, लेकिन शोर मच गया कि 17% टैक्स लग गया। आपके मुल्क में 35% इनकम टैक्स है शहजाद इस वक्त। हाशवानी साहब गलत नहीं कह रहे थे कि ये टैक्स डंडे से ही दिया जाता है या सिस्टम का डंडा एक ऐसा है कि फिर मैं, देखिए सिस्टम में अगर मैं एक मिसाल दूं कि अगर कोई तनख्वाहदार आदमी है, हाँ, वो सिस्टम के अंदर है, वो है, उसका टैक्स एट सोर्स कटेगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सैलरी मिलनी है डिडक्शन के बाद। तो ये सिस्टम इसी नौयत का कहीं और नहीं लग सकता जहां पे हो टैक्स सकता नहीं है, दिया लेकिन जा उसमें अलमिया है ना। इस सिस्टम को अडॉप्ट करते करते हम डी ट्रैक हो गए, हम विद होल्डिंग रजीम में चले गए।
आज FBR बिगलें बजाता है कि मैंने 2752 अरब रुपए इकट्ठे कर लिए। आप चेयरमैन FBR से रिक्वेस्ट करें ना, बुला के ऑनलाइन लें, उन्हें ऑन एयर कर बताएं, स्टेटमेंट दें कि 2700 अरब में से 2100 अरब तो विदहोल्डिंग क्या है? विदहोल्डिंग रजीम में FBR का कोई लेना देना नहीं है। एक सिस्टम के तहत आपका AGPR हो गया, आपका आर्मी के इदारे हो गए, गवर्नमेंट के इदारे हो गए, वो विदहोल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स कर रहे हैं, विच इज आल्सो इनकर्ड इन द कॉस्ट ऑफ द बिजनेसमैन की कॉस्ट का हिस्सा वो बन जाता है। तो उस सिस्टम को एड्रेस करना है। बिल्कुल। मेहताब हैदर साहब, जब से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उसके बाद अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है तज्जिया भी करते हैं आप सारी इकोनॉमी पे, तो हम जब आपकी खबरें अरसा दराज पहले पढ़ते थे तब भी आप यही लिखते थे टैक्स रिफॉर्म्स क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आज भी आप वही बात कर रहे हैं, तो वो कितना अरसा आखिर ये टैक्स रिफॉर्म लेंगे हमारे, मतलब ये सुन के तो बहुत अरसा गुजर गया। कुछ फंडामेंटल किस्म की चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले जब मैं ये टैक्स की सारी गुफ्तगू सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि अब ये जो खूबसूरत वर्ड्स हैं ना, इनसे थोड़ा सा निकल के कुछ प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है। एक तो मैं आपको बताऊं, जब ये इस मुल्क में रिफॉर्म का वर्ड यूज़ होता है तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं। रिफॉर्म का वर्ड का मतलब यहाँ पे कुछ और है, इन रियल सेंस में कुछ और है। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि FBR को ऑटोनॉमी दें आप। जब तक ऑटोनॉमी नहीं होगी तब तक मसला नहीं हल होगा। दूसरा, टेक्नोलॉजी विद ऑटोनॉमी। टेक्नोलॉजी किस लिए? आपके पास डेटा है, यूटिलिटीज़ का डेटा है, मेरी ट्रैवलिंग का डेटा है, मेरी सैलरी का डेटा है, मेरे एसेट्स का डेटा है, सारा कुछ है। लेकिन उस डेटा की बुनियाद पे उसको कन्वर्ट करना इनटू टैक्सेबिलिटी, इट्स ए चैलेंज। यही चैलेंज है जहां पे आके हम खड़े हो गए। अब ज़रूरत किस चीज़ की है? ज़रूरत इस चीज़ की है कि जिस तरह से इन्होंने विदहोल्डिंग की बात की, विदहोल्डिंग के बजाय हम जोन्स डेवलप करें जो जिनका काम सिर्फ उनकी परफॉर्मेंस को जज किया जाए थ्रू ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। आपने बेस में क्या इजाफा किया है, कितने पोटेंशियल फाइलर्स आपने, मसलन FBR से आप पूछे ना, वो कहते हैं जी पिछले साल 4.9 मिलियन फाइलर्स आए, उससे पिछले साल 3.6 मिलियन आए। उसमें आपको पता है नील फाइलर्स कितने थे? 1.4 मिलियन, 1.6 मिलियन। वो फाइल इसलिए कर रहे हैं कि उन्होंने गाड़ी लेनी है या प्लॉट लेना है, तो उस पर उनको इंसेंटिव चाहिए। मुल्क से बाहर जाना। बुनियादी तौर पर ये टैक्सेबिलिटी के अंदर डेटा को कन्वर्ट करना आज का चैलेंज ये है। और ये चैलेंज किस तरह से होगा? FBR ऑटोनमस हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, FBR के अपने लोग चाहते हैं कि वो ज़्यादा ऑटोनमी नहीं चाहिए, वो पब्लिक सेक्टर के अंदर रहना चाहते हैं। तो ये बुनियादी रिफॉर्म्स हैं, यही कैच है। ये कैच अगर हम ठीक कर लें तो वी कैन फिक्स द पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया तंसीर बुखारी साहब, मेहताब हैदर साहब, अमीन हाशवानी साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम देखने का आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।